स्वागत है अपने YouTube चैनल टीना में। आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस। ये MCQ लगाएंगे जिसमें आप सभी को लगाना है और देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 2002 से 2023 तक जितने पेपर हुए हैं यूपी SSSC, SSC GD, UPP आदि जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी से लिए गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस से लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाता है तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 11 इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान जब बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो उन्हें कब जोड़ा गया था, तो उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है भाग 6, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 5। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5। भारत के संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं भाग 6। भाग 6 में क्या है, तो भाग क्षेत्र में राज्य किसका वर्णन है, तो राज्य का वर्णन है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद आता है। अगला दिया गया है भाग 4। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से 51 तक। कितने अनुच्छेद, 36 से 51 तक बताया गया है। अगर भाग 7 दिया गया है, भाग 7 पहली अनुसूची के बी भाग में राज्य 7वें संशोधन द्वारा निरस्त किया गया। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी भाग 5 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकता है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा, क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकता है, किस जो है संशोधन में बताया गया। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, आपसे पूछा गया। तो सही उत्तर आपको बताना होगा, इसमें क्या होगा। ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भारत की संविधान के अनुच्छेद 40 में निहित राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से यह एक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, आपसे पूछा गया। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी 235, ऑप्शन सी अनुच्छेद 230, ऑप्शन डी अनुच्छेद 242। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226। भारत के संविधान के भाग 6 के तहत प्रतिस्थापित अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को बंदी
प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, यथास्थिति प्रमाण पत्र या उनमें से किसी रूप में अज्ञात पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। आपको याद करना और कॉपी में नोट भी करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आप सभी को यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन बी राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन सी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट करते रहना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगर अनुच्छेद पूछता है किसमें है संयुक्त बैठक का प्रावधान तो अनुच्छेद 108 में है। और अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषा में से एक है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? आपसे पूछा गया है। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन दिया गया उर्दू, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उर्दू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार भाषा अधिनियम 1951 उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी भाषा है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो किस भाषा अधिनियम? 1951 भाषा अधिनियम उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है। इस अधिनियम में 1989 में संशोधन किया गया जिसमें बाद में उर्दू भी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बन गई। तो 1951 अधिनियम में कौन सी? हिंदी बनी थी। उसके बाद 1989 भाषा अधिनियम में कौन सी बनी है? तो उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा बनी है। यानी उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? उर्दू भी है और हिंदी भी इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पहली बार भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर किसने चर्चा की? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर बताते रहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर से सुनिए क्या दिया गया है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पहली बार भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर किसने चर्चा की थी? ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर होगा। वह भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग सिद्धांत की अवधारणा का इस्तेमाल किया। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की अवधारणा का इस्तेमाल किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए अरबिंदो घोष, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जॉर्ज यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। आपको अगर नहीं आते हैं तो कॉपी में नोट करते रहिए। आपको पेपर में सीधे क्वेश्चन यही मिलेंगे। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए अरबिंदो घोष। नरमपंथियों का नेता नहीं था तो कौन नहीं था? अरबिंदो घोष। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. हुम ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान किया था। इसका पहला सत्र कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुआ था। किसमें? नरमपंथी और चरमपंथी 2 भागों में कब विभाजित हुआ था पूछा जाए तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरबिंदो घोष होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोलियां टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोलियां टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अनुराग असफ अली, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो सही उत्तर आपको बताना इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग असफ अली। अनुराग असफ अली एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोलियां टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है और 1958 में वह दिल्ली की पहली मेयर बनी थी। क्या था 1958 में अनुराग असफ अली दिल्ली की पहली मेयर भी बनी। आपको याद रखना सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुराग असफ अली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों का उपहार किस भाषा में लिखी गई थी। तो एकेश्वरवादियों का उपहार किस भाषा में लिखी गई थी, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी बंगाली। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा में एकेश्वरवादियों का उपहार जो है फारसी भाषा में लिखी गई थी। उन्होंने 1804 में, राजा राम मोहन राय ने 1804 में फारसी में एकेश्वरवादियों को एक उपहार तुल्फत उल मुहावदीन लिखा था। वह एक भारतीय समाज सुधारक थे जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। आपको ये सब याद रखना है। अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। तो पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। ऑप्शन दिया गया आलू, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी पपीता। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है, तो टमाटर की संकर प्रजाति है। आपको इसका सही उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया है। सही उत्तर आपको बताना है इसका। सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर होगा बरेली। बरेली जिला उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्य रूप से फर्नीचर, माचिस की डिब्बी, फर्श के कपड़े, बेंत की छड़ें और कालीन निर्माण उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बरेली इसका सही उत्तर होगा। अगर हम लोग बात करें मेरठ, मेरठ अपनी कैंची, खेल के सामान और गजक के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ भारत की खेल राजधानी और औद्योगिक भूमि की उपलब्धता के साथ भी है। तो आपको याद रखना है। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर ए बरेली होगा। और मेरठ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी कैंची, खेल के सामान, गजक के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, मथुरा की बात करें, सॉरी इसमें मथुरा नहीं दिया गया है ऑप्शन में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा। सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी असम। असम जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो म्यांमार 4 पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। असम की राजधानी क्या होगी, असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। आपको राजधानी भी याद करते रहना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित
जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ कुल 7 जिलों को छूते हुए 599 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज उत्तर प्रदेश की 9 अलग अलग राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न आपको इसमें याद रखना है कुशीनगर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के किस राज्य में सिंचाई के अंतर्गत फसल भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सिंचाई के अंतर्गत फसल भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही उत्तर इसमें बताना है आपको। क्या होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर पंजाब होगा। सिंचाई के तहत भूमि के मामले में पंजाब देश में सबसे ऊपर है, जिसकी 98% फसल भूमि सिंचाई के अंतर्गत आती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। झेलम नदी चश्मा वेरीनाग नामक एक शानदार झरने से निकलती है। आपको याद रखना है सही उत्तर इसमें झेलम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम है? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में से नहीं जोड़ा गया है? तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी कीथम झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी डल झील। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डल झील इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम लोग बात करें चिल्का झील खारे पानी की लैगून झील है। तो आपको याद रखना है। और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और डल झील की बात करें तो डल झील एक शहरी झील है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे फूलों की झील, कश्मीर के ताज का गहना या श्रीनगर का गहना नाम दिया गया है। आपको ये सब कॉपी में नोट कर लेना है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।